हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और गाइस आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। गाइस इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी सेक्शन का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इसमें आपको 15 क्वेश्चन और देखने को मिलेगा। गाइस देखिए, सीटेट का डेट तो अभी तक फ़िलहाल ऑफिशियली नहीं आया है। जैसे मैंने अपने एक शॉर्ट में बताया था आपको कि 29 दिसंबर से आपका ये पेपर स्टार्ट हो सकता है, तो मे भी कल आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ सकता है। मे भी चांसेस है, मैं 100% नहीं बोलूँगी। और शायद जो मैंने ये डेट बताया है, शायद ये आपका सही हो, ये भी 100% चांस नहीं है क्योंकि ऑफिशियली ये नहीं है। और मुझे भी मतलब कि किसी के थ्रू ही पता चला था। और वो नहीं था मतलब कि सीबीएसई के, मतलब कि सीबीएसई के कोई मेन वो नहीं थे, मेंबर नहीं थे, कुछ ऐसा नहीं था। बस मुझे ऐसा खबर आया था कि इतने से इतना तक हो सकता है, और ऑफिशियली नोटिफिकेशन ऐसा था नहीं कि मैं आपको उस पर 100% कन्फर्म दूँ। लेकिन हाँ, एक ये डाउट था कि इतने से इतने डेट तक हो सकता है, इसीलिए मैंने वो शॉर्ट के थ्रू आपको बता दी थी। बाकी कोई ऐसा अफवाह टाइप का नहीं फैलाना था मुझे। तो गाइस क्या है कि हो सकता है 99% चांसेस है कि आपका 29 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। तो गाइस ये सब चीज़ों को हम लोग को साइड में रख के हम लोग को मतलब कि अपने इस पर ध्यान देना है कि आपको क्या पढ़ना है। तो गाइस देखिए, आप अगर मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं करवा पा रही हूँ, तो आप कम से कम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ना, तो फिर ये आपके बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर देगा। कम से कम आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के सेक्शन का ही अगर क्लियर कर लेते हैं, अब पेडागॉजी आपका क्लियर होगा तो आपको हर सब्जेक्ट में पेडागॉजी देखने को मिलेगा। तो फिर आप अगर इसी से समझ लेंगे ना, तो गाइस आप आराम से पासिंग मार्क्स तो ला ही सकते हैं। तो गाइस वीडियो को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूहों वाले अधिगम कर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है। मतलब एक कक्षा है, अगर आप एक टीचर बन जाते हैं या फिर अभी बन जाते हैं या भविष्य में कभी भी बनेंगे या फिर फिलहाल में होंगे भी, तो एक कक्षा में अध्यापिका को भिन्न भिन्न जातियों के समूह वाले, मतलब जो छोटे जाति के समूह वाले होते हैं या अलग अलग जाति के समूह होते हैं वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे करेगी। मतलब जो अधिगमकर्ताओं का मतलब जो सीखने आए हैं या जो सीख रहे हैं बच्चे, उनके लिए वो समावेशी वातावरण की रचना कैसे करेगी। मतलब समावेशी का मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें वो क्या कर सके कि सबको समावेश कर सके। समावेशन होता है ना कि हम किसी को किसी चीज़ में समाहित हो जाएं या समाहित हो चुके हैं, तो इसी पे ये आपका समावेशी भी वही है। तो एक अध्यापिका होने के नाते या अध्यापक होने के नाते ये आप कैसे कर सकते हैं। तो गाइस ये आपका ये सब टाइप, मतलब ये आप इस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको देखना है कि 4 ऑप्शन में से कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है। ऐसे क्वेश्चन पिछले बार बहुत पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो फिर आपको क्या करना है कि आपको इसमें बहुत सोच समझ के आंसर देना है। तो देखिए पहला नंबर क्या कहता है, अपनी इन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं, कक्षा में बच्चों के अनुभव की विविधता सम्मिलित करते हैं और संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं मानकी पाठ्यक्रम के अनुकूल बना दें। गाइस देखिए, जो इसमें आप कहना चाह रहा है, चौथा नंबर का जो पॉइंट है, देखिए मानकीय पाठ्यक्रम। मानकीय पाठ्यक्रम गाइस वैसे भी आपका निगेटिव सेंस में आता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड कैरिकुलम। स्टैंडर्ड कैरिकुलम जो होता है आपका, इसको आप हिंदी में मानकीकृत भी होता है, मानकी भी होता है। तो फिर जो आपका ये शब्द है ना, ये आपका टोटली निगेटिव है। तो आपको अगर ये किसी भी पॉइंट में दिखता है, मतलब एक स्टैंडर्डाइज नहीं कर देना है कि एक स्टैंडर्ड मानकीकृत पाठ्य करिकुलम बना दिए हैं, उसी के अनुकूल बच्चों को ढालना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बच्चों के अनुरूप पाठ्यक्रम को डालना है, पाठ्यक्रम के अनुरूप बच्चों को नहीं डालना है। तो फिर ये आपका तो पहले गलत ही हो जाएगा, इसको आपको निकाल देना है। उसके बाद क्या है, संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देके, ये बात बिल्कुल आपका पॉजिटिव है कि संस्था जो आपका स्कूल की संस्था है उसमें समानता, मतलब मूल संस्कृति पर बल देकर, मतलब सबको एक समान मानकर उस पर बल देकर एक समावेशी वातावरण की रचना कर सकते हैं। ये बात आपका बिल्कुल सही है।
कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके। ये भी बात सही है कि बच्चों के जो अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं उसकी जो विविधता होती है उसको आप सम्मिलित कर सकते हैं। दूसरा भी सही है आपका। पहला क्या है कि अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। तो गाइस ये भी आपका पॉइंट सही है। तो पहला दूसरा तीसरा आपका सही है। तो देख लेते हैं कि पहला दूसरा तीसरा आपका किस में है। पहला दूसरा तीसरा जो है आपका वो आपका पहले नंबर में ही है। तो ये आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि रमनी की एक कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने के लिए कहेंगे। रमनी नाम की एक टीचर हैं, उनकी कक्षा में एक शिक्षण बाधित दृष्टिबाधित छात्र है, मतलब बच्चे को दिखाई नहीं देता है। एक समावेशित कक्षा है वो, मतलब वो समावेशी अध्यापन वहाँ पे होता है। उस संदर्भ में क्या निर्देशात्मक समायोजन करना चाहिए, मतलब कि समावेशित कक्षा में दृष्टिबाधित को कैसे समायोजन करना उस टीचर को कैसे करना है। तो एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे। विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर। जब बच्चा देख ही नहीं सकता तो आप दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर क्या करेंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर, ये भी आपका निगेटिव पॉइंट है। त्रिविमी नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शिक संसाधनों का प्रावधान करा के, ये आपका बिल्कुल सही है कि क्या आप कर सकते हैं कि त्रिविमी नक्शे और चार्ट बना सकते हैं जो क्या हो कि स्पर्श करने पर बच्चे को पता चल सके कि वो क्या चीज़ है। क्योंकि देखिए जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए क्या होता, ब्रेल लिपि तरह का पुस्तक होता है जिसमें चीज़ें उभरी उभरी होती हैं। तो क्या करना है गाइस कि उस तरीके के मतलब चार्ट और नक्शे रहेंगे तो बच्चा क्या करता है, जब अगर दृष्टिबाधित बच्चा होता है ना तो अब समावेशन मतलब कि बता दिया गया है। पहले ज़्यादातर पहले ये होता था कि दृष्टिबाधित के लिए अलग होता था स्कूल, मानसिक जो बीमारी होते हैं आज भी है, ऐसा नहीं कि आज नहीं है, लेकिन अब क्या है कि अब ये कहा जा रहा है कि सबको एक साथ शिक्षा मिलने का अधिकार है, चाहे बच्चा किसी भी तरीके से परेशानियों से जूझ रहा हो। तो मतलब जो दृष्टिबाधित बच्चे होते थे उन्हें शुरुआत से ही ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वो स्पर्श करके चीज़ों को पहचान सकें, और इतना ज़्यादा उनको डेवलप कर दिया जाता है कि बड़ा होते होते वो स्पर्श करके किसी भी चीज़ को पहचान लेते हैं। तो इसी तरीके के स्पर्शिक संसाधन का प्रावधान करना है जिससे क्या होगा कि निर्देशात्मक समायोजन हो सके। छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट ये आपका गलत है, आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तकरीबों से बारे में सोचती है। यह भिन्न में से किसका प्रतीक है। एक रीना नाम की बच्ची है, वो कक्षा में दी गई समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीब सोचती है। गाइस मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप एक समस्या के लिए अलग अलग तरकीब लगाते हैं तो ये आपका अपसारी चिंतन या अपसारी सोच हो जाएगा। आपको बाकी पॉइंट में ध्यान ही नहीं देना है। अगर हाँ यही होता कि अगर वो प्रॉब्लम है, एक समस्या है और उसका अलग अलग तरकीब नहीं निकाल रही है, तब आप क्या कर सकते थे, तब वो अभिसारी होता। लेकिन अपसारी क्या है, आपका पॉजिटिव वर्ड भी है, ये भी आपको याद रखना है। अभिसारी निगेटिव वर्ड है और अपसारी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। तो आपका चौथा पॉइंट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी के अक्षर में अक्सर भ्रमित होता है। यह किसके प्राथमिक लक्षण है। यह आपका देखिए डिसलेक्सिया है। आप एक बार इंग्लिश में देख लीजिएगा। पठन वैफल्य कई बार होता है, कई बार एक पठन की जगह पे और भी कुछ लिखा होता है, वो उस पर ध्यान देना होगा। लेकिन देखिए अगर कभी भी कोई भी बच्चा या कोई भी मतलब देखिए आपने मूवी भी देखी होगी तारे ज़मीन पर, उसमें जो लड़का होता है उसको डिसलेक्सिया होता है, वो कंफ्यूज रहता है हमेशा लिखने में। तो फिर ऐसा एग्जाम्पल सब लोग देते भी हैं, क्योंकि ये मूवी क्या है कि बहुत लोगों ने देखा होगा। मैंने भी ये मूवी बहुत पहले नहीं देखा था, जब मैं डिसलेक्सिया के बारे में जानी कि डिसलेक्सिया क्या होता है तब मैंने ये मूवी देखा। मैं ये देखना चाहती थी कि गाइस उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है,
क्योंकि गाइस मेरे घर में खुद ऑटिज़म का बच्चा है, मेरी दीदी का लड़का है, उसको खुद ऑटिज़्म है। और शुरुआती के दौर पे हम लोग ये बीमारी के बारे में जानते नहीं थे कि मानसिक बीमारी क्या है। और तो फिर क्या हुआ कि उसके जब वो बहुत हद तक बड़ा हो गया तब मैंने जाके तारे ज़मीन पे देखा कि डिसलेक्सिया होता क्या। वैसे ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, फिर भी क्या हो सकता है कि सुधारा तो प्रॉपरली नहीं जाया जा सकता। बच्चे को लिखने के बजाय उसको कुछ क्रिएटिविटी के द्वारा ही सिखाया जा सकता है कि बेटा देखो ये ऐसे है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है, बच्चा खुद ही कंफ्यूज रहता है कि 16 के जगह पे 61 लिख देता है, बी के जगह पे डी लिख देता है, 100 के जगह पे वॉज लिख देता है, या फिर मतलब लिखता नहीं है, पढ़ता है, पढ़ देता है। उसके बाद और न्यूक्लियर अनक्लियर में भी वो भ्रमित रहता है। तो ये आपका पठन वैफल्य या फिर डिसलेक्सिया हो जाएगा। आप डिसलेक्सिया याद रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा। बाकी हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में बहुत कन्फ्यूजन होता है। आपको देखिए पैडागोजी में गाइस ना, हिंदी का छोड़कर आपको इंग्लिश पे ध्यान, मतलब इंग्लिश के वर्ड पे ध्यान देना ज़्यादा सही होगा। क्योंकि गलत होने पे सीटेड तो इंग्लिश का ही सही मानती है। और दूसरी बात ये भी है कि आप कंफ्यूज भी कम रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश में एक एक नाम का एक ही चीज़ रहेगा, लेकिन हिंदी में उसके कई नाम निकाल देते हैं। जैसे आगे मैं आपको एक दो क्वेश्चन में इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। कोई में तो है ऐसा प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ, मतलब हिंदी के कई सारे नाम हो जाते हैं। तो उसको क्या है, राजू को पठन वैफल्य, स्वलीनता कम विकार, देखिए ये है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्वलीनता का मतलब देखिए गाइस होता है कि बच्चा क्या है, स्वलीन, मतलब स्वयं स्वयं में ही खोया रहता है वो बच्चा, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। ये बहुत ही एक तरीके की बेकार भी बोलेंगे अगर जिनके घर में क्या है, अगर बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा ये सब, ये मतलब ऑटिज़म का और ADHD एक होता है, हाइपर अटेंशन डिसऑर्डर करके कुछ ऐसा उसका फुल फॉर्म है। तो उसमें क्या होता है गाइस, ये दोनों बहुत ही, मतलब इस समय क्या है ना कि आपको ज़्यादातर देखेंगे कि बच्चे क्या है, मानसिक विकार से जूझते रहते हैं। ये ज़्यादातर मतलब कि माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तब ही ये बीमारी उसको घेर लेती है या फिर कई बार बड़े मतलब होने के बाद भी ऐसा हो जाता है। तो ये जो स्वालीनता क्रम विकार है इसको बोलेंगे आपको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। गाइस देखिए मेरे घर में खुद मेरी दीदी का लड़का है, वो वो इस ऑटिज्म का शिकार है। और ऑटिज्म वाले बच्चे तो बोलते भी हैं, लेकिन वो तो बोलता भी नहीं है, वो बिल्कुल मतलब बोलते हैं हाइपर रहते हैं। और ये क्या है कि कई बच्चे लड़खड़ा के भी बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बोलता है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा इससे परेशान भी होते हैं। पहले हम लोग को पता नहीं था कि ऑटिज्म क्या होता है, ADHD, ये सब मानसिक विकार के बारे में तो हम लोग को दूर दूर तक पता नहीं था, और ना ही हम लोग के खानदान में ही ऐसा कोई था, क्योंकि ये जेनेटिक भी बहुत होता है। तो ये जेनेटिक भी होता है, तो ऐसा तो मेरे घर में नहीं था कि किसी को हुआ था। तो लेकिन फिर भी क्या हुआ कि ये ऐसा निकल गया। तो फिर अभी वो 12 साल का हो गया है, लेकिन गाइस उसमें कोई भी अभी ऐसा सुधार नहीं है, दवा पे भी चलता रहता है। मतलब हाँ अब क्या हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा हाइपर रहता था, बहुत ज़्यादा उसको जो चाहिए तो चाहिए, अपने मन का करवाता था। लेकिन अब क्या है कि अब थोड़ा सा वो चीज़ों को समझने लगा है और थोड़ा सा बात को समझता है। अब थोड़ा सा मतलब कि हाइपर जो उसकी है एक्टिविटी वो कम हो गई है, लेकिन फिर भी अलग अलग तरीके का आवाज़ निकालता है। बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक है गाइस। तो ऑटिज़म जिसके घर में बच्चे हैं ना ऑटिज़म वाले, उनसे पूछिए उनको कितना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो गाइस इस पे तो बहुत बड़ा बात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसको तो 12 साल से देख रहे हैं। और वैसे तो कहा जाए कि सब कहते ठीक हो जाते बच्चे, हाँ ठीक हो जाते हैं अगर उनका जो क्या है कि बीमार ये ऑटिज्म का स्तर ज़्यादा बड़ा ना हो, और बच्चे ज़्यादा एज ना हो गया हो। अगर 5-6 साल के अंदर का बच्चा रहता है तो वो ठीक हो जाता है, प्रॉपरली नहीं लेकिन फिर भी 99% ठीक हो जाता है, 100% नहीं बोल सकते हैं, एकदम नॉर्मल नहीं हो पाता है, फिर भी ठीक रहता है, चीज़ों को समझता है, करता है, और अपना काम भी स्वयं कर लेता है और बोलते भी हैं। लेकिन क्या है कि जो ये मेरी दीदी का लड़का है ये क्या करता है, ये अपना काम स्वयं नहीं कर पाता है, इसको करवाना पड़ता है।
गाइस देखिए इस पे तो बहुत बड़ी बातें कर सकते हैं, कभी मैं आपको डीपली में बता दूंगी, लेकिन इस चीज़ को अभी यहीं पे रोक देते हैं क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। स्वालीनता क्रम विकार ऑटिज्म है। उसके बाद देखिए क्या है, लर्न हेल्पनेसनेस, शैक्षिक असहायता। ये भी देखिए दूसरे चीज़ का हो गया जिसमें बच्चा ये सोचने लगता है कि मतलब शैक्षिक सहायता उसको नहीं मिल पाती है, वो हर तरीके से असहायता महसूस करता है, टीचर भी उसको हेल्प नहीं करते हैं, तब ये होता है। और लेखन वैफल्य देखिए इसको बोलेंगे डिस्ग्राफी, डिस्ग्राफिया। पठन वैफल्य और लेखन वैफल्य अलग अलग है, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया, और एक डिसकैलकुलिया, और भी एक दो ऐसा होता है जो इनसे कोरिलेटेड है। ओके गाइस, यहाँ इसमें आंसर हो जाएगा आपका पठन वैफल्य। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा अगर एक बात पे डिस्कस करेंगे तो। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है, व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण करके। देखिए गाइस इस तरीके के क्वेश्चन आपको एक और देखने को मिल गया। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को, विशेष बच्चों में देखिए गाइस सब तरीके के बच्चे आ जाते हैं। उसमें आपके स्वर्ण बाधित और दृष्टिबाधित और मानसिक विकार वाले बच्चे, ये इस तरीके के, और जो प्रतिभाशाली बच्चे भी इसी में ही आ जाते हैं, जो एकदम गिफ्टेड होते हैं। तो फिर देखिए उनको क्या सहायता मिल सकती है, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार की सहायता मिल सकती है। तो गाइस व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण, प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, सहयोगात्मक अधिगम, मानकीकृत निर्देश। देखिए गाइस इसमें व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण ये आपका पॉजिटिव है, और सहयोगात्मक अधिगम ये भी आपका पॉजिटिव है। दो देखिए सेकंड और लास्ट, प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति ये बिल्कुल गलत है। प्रतिस्पर्धात्मक जो है वो आपका निगेटिव वर्ड है, आपको दिखते ही काट देना है। मानकीकृत निर्देशन, देखिए यहाँ भी आपका स्टैंडर्डाइज आ गया। तो फिर क्या हो गया आपका, पहला और थर्ड ये दोनों सही है। तो देख लेते हैं कि पहला और थर्ड किसमें कहना चाह रहा है। पहला और थर्ड देखिएगा इस आपका तीसरे नंबर पे कह रहा है, इसका तीसरा पॉइंट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में मतलब एक संरचनावादी अगर स्कूल है, परिप्रेक्ष्य है, या फिर कुछ भी ऐसी संस्था है, उसमें बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। निष्क्रिय प्राणी के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, दुष्ट जीव के रूप में जिन्हें अब सभ्य बनाने की जरूरत है, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा निष्क्रिय प्राणी के रूप में। ये देखिए बिल्कुल निगेटिव है, बच्चे को निष्क्रिय कभी नहीं समझना है, बच्चे को हमेशा सक्रिय समझना है कि बच्चा एक्टिव है, इनएक्टिव नहीं है। उसके बाद क्या है, दुष्ट जीव के रूप में, ये तो बिल्कुल नहीं, इसको देख के ही हंसी आ गया मुझे कि बच्चे को सीधे दुष्ट जीव ही समझ लो कि बहुत दुष्ट आत्मा है ये। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में तो ऐसा कभी बच्चे को समझा ही नहीं जा सकता। हाँ घर में भले समझ लेते हैं कि मेरा बच्चा बहुत दुष्ट है, दुष्ट प्राणी है, ऐसा घर में बोला जाता है, लेकिन एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद छोटे वयस्कों के रूप में, तो हाँ ये तो सही है कि नहीं, छोटे वयस्क के रूप में नहीं, लिटिल साइंटिस्ट बोला था, लेकिन छोटे वयस्क के रूप में ये भी आपका सही नहीं। आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए। ये आपका आंसर चौथा पॉइंट का सही हो जाएगा। आपका संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब बच्चे असफल हो रहे हैं, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों की असफलता बच्चों की असफलता का गुण रोपण हमेशा उनके आनुवंशिक दोषों को किया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है कि आप उनकी जो आनुवंशिकता पे ही उनका असफलता नहीं होता, ऐसा नहीं, वातावरण का भी इफेक्ट होता है। बच्चों के असफलता कारण व्यवस्था जो लिखा है ये आपका व्यवस्था होगा, व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना है। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों की जो असफलता होती है, जो व्यवस्था है, मतलब जो स्कूल में व्यवस्था होती है उनके द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरत क्या है, बच्चे चाहते क्या हैं, बच्चे सीखना कैसे चाहते हैं, उनके मन में क्या है, ये सबको अगर आप लोग मतलब टीचर अनदेखा कर देगा तो फिर क्या होगा कि बच्चों की असफलता का ये कारण बन जाएगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए हैं
अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते। ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं स्कूल नहीं गई हूँ तो मैं अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दूंगी, ऐसा बात नहीं था। मेरी मम्मी भी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन उन्होंने हम सबको स्कूल भेजा और हम सबको इतना मतलब कि शिक्षित करवा दिया कि कम से कम हम लोग को शिक्षा का ज्ञान हो सके। तो ऐसा नहीं होता है। बहुत बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा होता है, होता था पहले, अब तो ऐसा नहीं होता। अब तो सब चाहता है कि मेरा बच्चा स्कूल जाए, कम से कम अब तो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत नहीं तो 12th तक तो पास हो। अब एक छोटा से छोटा सोच वाला भी ये सोचता है, जो एकदम पढ़ाई से एकदम दूर भी रहे तब भी चाहता है कि मेरा बच्चा कम से कम 12th या ग्रेजुएट हो। हाशिए पर रहने वाले समुदाय के बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। ये भी बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। हाशिए पर रहने वाले समुदाय भी अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, उनको शिक्षा प्राप्त करवा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, जो पहले मैंने बताया। नेक्स्ट पे देखते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हो और तो उन्हें ये भेज दें। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ कमी लगता हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि मैं और इम्प्रूवमेंट करूँ। और भी किस चीज़ का, अगर आपको कोई किसी और चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो फिर आप मुझे ज़रूर बताएं। उसके बाद गाइस, अगर आपका जैसे ही सीटेट हो जाएगा तो मैं केवीएस के भी कुछ पॉइंट आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि आपको क्या पढ़ना है, और मतलब कि क्या पढ़ना नहीं है, मतलब मैं क्लास ही स्टार्ट करा दूंगी। जितना मेरे मतलब कि उतने मेरे बस तक का हो पाएगा कि मैं आपको ये प्रोवाइड करा सकूं। और गाइस, अगर मैथ वगैरह का तो नहीं, हाँ मैं आपको सीडीपी का कोशिश कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सीडीपी के 2-3 बुक के सर्च में भी हूँ कि कौन सा बुक मार्केट में, अभी कुछ कुछ बुक भी आने वाले हैं। 2-4 दुकान से मेरा बात हुआ है। और वैसे तो मैंने बहुत सारे बुक को डाउनलोड भी कर लिया है। और तो आप भी चाहें तो आप अगर डीएलएड किए हैं तो आप डीएलएड के वेबसाइट मतलब कि डीएलएड एनआईओएस का बुक डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे गाइस देखिए, मेरे हिसाब से तो गाइस मुझे ऐसे लैपटॉप में बुक निकाल के पढ़ना तो जब मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल ही लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आँख को गड़ाना पड़ता है। और अगर आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो आपको मोबाइल या लैपटॉप में तो वैसे भी आँख को गड़ाना ही पड़ेगा। और ये अगर आपने कोई ऑनलाइन क्लास परचेज़ किया तब भी आपको देखना होगा। तो बुक क्या होता है, अगर हाथ में बुक होता है ना तो थोड़ा सा ईजी होता है। और हाँ, अगर आप प्रिंट आउट भी निकाल लेते हैं तो जितने का तो आप प्रिंट आउट निकालेंगे उतने में आप एक बुक परचेज़ कर लेंगे, क्योंकि प्रिंट आउट भी बहुत महंगा ही होता है निकलवाना। अगर हाँ आपके पास प्रिंटर है, पेज तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रिंटर है तब आपके लिए ईजी है। आप 150 रुपये का A4 साइज का पूरा बंडल खरीद के उसमें आपका 400-500 पेज होता है तो आप निकाल सकते हैं गाइस। ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बाकी मैं बुक का मतलब मैं बुक के बारे में सर्च करूँगी कि बुक को कैसे मतलब कौन सा बुक लें जिससे थोड़ा सा इजी हो जाए पढ़ना। गाइस, ये वीडियो मुझे लगता है बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे ध्यान देखते हैं। बाकी अदर क्वेरी के लिए मैं एक दूसरी वीडियो को बना दूंगी। एक शिक्षा अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? वेधन तथा अभ्यास द्वारा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर। देखिए, ऊपर के ही 2 पॉइंट तुरंत ही गलत हो गया। वेधन तथा अभ्यास द्वारा ये तुरंत निगेटिव है। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर ये भी निगेटिव है। ऐसे वर्ड को देखते ही काट देना है, आपका तुरंत खुद ही आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि एक शिक्षिका, हाँ प्राथमिक कक्षा का है तो विषय वस्तु के विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, ये बात बिल्कुल सही है गाइस। अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ये बात बिल्कुल गलत है। गाइस देखिए क्या है कि बच्चा कैसे सीखता है। वैसे बच्चों को तो देखिए लालच दो तो वो बहुत जल्दी सीखने का कोशिश करते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे तो ऐसे हो गए हैं, मैं भी पढ़ाती हूँ तो वहाँ मतलब ऐसे बच्चे हैं कि उन्हें लालच से भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर उन्हें कहानी के तौर पे बताओ चीज़ों को, या उनके घर के माहौल से जोड़ के बताओ, तब वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड लेते हैं। मतलब कि मतलब गवर्नमेंट ने जो रूल भी निकाला है ना, वो मतलब 21वीं शताब्दी के बच्चों को पहले से ही सोच के निकाल लिया था कि कैसे बच्चों का आना है। क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे, हम लोग तो डर के ही चीज़ों को सीख जाते थे। लेकिन अब जो सरकार नियम निकाली कि अब बच्चों को डराना नहीं है, मारना नहीं है, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग तो बस टीचर के आने के ही उस पर डर के सब चीज़ सीख जाते थे कि नहीं मुझे सीखना है, और मन में एक चाह भी रहता था कि नहीं मुझे सीखना है। तो और मतलब कि अब सबका देखिए बच्चे का स्तर अलग होता है।
तो गाइस क्या है कि बच्चों को आप अगर आप पढ़ाते हैं या एक टीचर हैं या फिर आप पढ़ाने भी जाएंगे, तो आपको क्या करना है कि बच्चों को आसपास के वातावरण से, उनके अगल बगल, उनके स्कूल, उनका घर, उनका गांव, उनके मम्मी पापा, ये सब चीज़ों को जोड़ के बताएंगे ना, तो फिर क्या होता है कि बच्चे सीख जाते हैं। गाइस देखिए ईवीएस का जो बुक भी होता है 3 to 5 से, उसमें भी देखिएगा ऐसे तरीके की कहानी होती है कि बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे सीखने लगते हैं कि हाँ, जैसे कि आप क्लास 3 में देख लीजिएगा कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं, और तब बच्चे क्या करेंगे कि हाँ तुरंत सीख जाएंगे कि हाँ मिट्टी का ये काम होता है, या फिर चिट्ठी कैसे भेजा जाता है, या फिर ऐसे भी होते हैं घर, एक चैप्टर है, उससे उससे हम लोग का भी सीटेट का भी क्वेश्चन बनता है, तो उससे भी बच्चे बहुत सीख जाते हैं कि हाँ मनाली में ऐसा घर है, असम में ऐसा घर है। तो ये क्या होता है, जो बच्चे सीख जाते हैं तो सीटेट में हम लोग को पढ़ना रहता है, लेकिन क्लास 3 का बच्चा ऑलरेडी सीख जाता है। तो गाइस आपको क्या करना है कि विषय वस्तु को जीवन के साथ संबंधित करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्यों के साथ संबंध बनाती है। ये किस प्रकार का शिक्षा है? मतलब अनुपमा नाम की शिक्षिका है, वो अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ा रही है, लेकिन गणित के संप्रत्यय के साथ संबंध बनाते हुए वो पढ़ा रही है। यह किस प्रकार की शिक्षा शास्त्र कहलाएगी? गाइस ये आपका अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देना। देखिए आपका पहला ही पॉइंट एकदम राइट हो गया, आपको आगे देखने का जरूरत नहीं। ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप अगर एक सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, अब देखिए गाइस जैसे क्या है, छोटा बच्चा है, अगर वो 1 2 3 4 जान रहा है, लेकिन हिंदी में 1 2 3 4 नहीं जान रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश और आप मैथ को रिलेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चा कि जिंदगी में रुकावट नहीं आएगा, वो दो चीज़ों को एक साथ 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 सीख सकता है। अधिगम के रुकावट को उत्पन्न करेगा क्योंकि छात्रों को बोझ बढ़ा देगी, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, वो कोई बोझ नहीं बनाता है, बल्कि बच्चे क्या करते हैं कि दो चीज़ों को एक साथ साथ सीखते हैं। छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देगा, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। आपका पहला पॉइंट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती हैं कि बाइक सवार करने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों को, मतलब ये जो सारी जानकारियाँ हैं ये आपका किस स्मृति में जाकर हो रहा है? ये आपका अल्प स्मृति में हो रहा है, दीर्घकालीन स्मृति में हो रहा है, सांवेदिक हो रहा है, कार्यकारी हो रहा है? देखिए गाइस बात क्या है कि धुले कपड़ों को तय करने की प्रक्रिया, बाइक चलाने की प्रक्रिया और 7 वर्ष की उम्र में पेड़ चढ़ने का अनुक्रिया। तो गाइस देखिए ये क्या हो जाएगा, दीर्घकालीन स्मृति है। अगर आप जिंदगी में गाइस एक बार बाइक सीख लेते हैं और आप भले कुछ साल के लिए छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होगा कि आप बाइक चलाना भूल जाएंगे। अगर आपने 7 वर्ष की उम्र में पेड़ पे चढ़ना सीख लिया था और अभी आप अगर मान लीजिए 20 25 साल के होंगे, तो ये क्या हो गया, ये अल्पकालीन स्मृति तो हुआ नहीं, ये आपका दीर्घ हो गया। तो आपका पॉइंट में यही सही जाएगा, बाकी के पॉइंट को ध्यान ही नहीं देना है, मतलब अभी स्किप कर देना है, क्योंकि गाइस अगर एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। वैसे ही ऑलरेडी इसमें आज इतना डिस्कशन हो गया है कि ऑलरेडी ही ये आपका लेंदी हो गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? मतलब जो कथन दिया हुआ है इसमें से बच्चों को समझने के लिए कौन सी त्रुटि सही नहीं है? यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। सही नहीं है, नहीं है तो उस तरीके को पहले आप देख लीजिएगा कि नहीं है का क्या मतलब। शिक्षक को छात्रों की कट 1 मिनट के लिए मुझे वीडियो को पॉज करना होगा। गाइस मुझे वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करना पड़ा था। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपका नहीं हुआ था, तो समझने के लिए मदद नहीं, शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है। ये बात आपका बिल्कुल सही है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। ये भी बात आपका बिल्कुल सही है। यह बच्चों के सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जो देखिए बात सही नहीं है, यह कक्षा में छात्रों ग्रेड और पदों को निर्धारण करने में मदद करता है। ये बात आपका गलत है, और जो कि गलत है तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं में पूछा था। गाइस देखिए नहीं वाले क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से देखना है, एक बार इंग्लिश में ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश में बड़े बड़े अक्षरों पे नॉट लिखा रहता है, लेकिन हिंदी में कई बार सीटेट गलती कर देती है, नहीं लिखना भूल जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है? मतलब कि कौन सी ऐसी अभी प्रेरणा या प्रेरणा है
जो अपने आप में आनंददायक और संतोषजनक है। तो ये आपका आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगा, क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब आप अगर अपने से काम करते हैं बिना किसी दबाव के, तो वो क्या होता है, वो अपने आप में आनंददायक और संतोषजनक होता है। बाकी के ये सब नहीं होंगे। ये आपका पहला नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28वां, मतलब आपका सेकंड लास्ट से एक पहले है। शिक्षिका की अपने शिक्षार्थियों से अपेक्षाएं या अपेक्षाओं, शिक्षिका है उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। का विद्यार्थियों के अधिगम से कोई सहसंबंध नहीं है। विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है। बच्चों के अधिगम के लिए एक मात्र निर्धारक है। शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों की अपेक्षाएं उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण का विद्यार्थी के बच्चों के अधिगम के लिए एक मात्र निर्धारक है, तो ऐसा नहीं होगा। उसके बाद विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है, ऐसा भी नहीं होगा। उसके बाद विद्यार्थियों का अधिगम का कोई सहसंबंध नहीं है। शिक्षक उनके अधिगम पर गाइस देखिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं जो होती हैं, जो उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। विद्यार्थियों के अधिगम से साथ कोई सहसंबंध नहीं, ऐसा नहीं। आपका पहला पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है। शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में, बाल केंद्रित जो शिक्षा होता है, जो आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, कक्षा का सृजन कैसे कर सकते हैं आप। शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में स्वयं पर प्रतिपुष्टि देकर, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके और उन्हें निष्क्रिय करके। ये बात देखिए पहले ही आपका गलत हो गया, निष्क्रिय नहीं है बच्चे क्या है, सक्रिय हैं। बारंबारता परीक्षा लेकर और शिक्षार्थियों को बीच बीच में भय की व्यवस्था देकर, भय तो देना ही नहीं, आपका पहले ही निगेटिव हो गया। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके, प्रतिस्पर्धा देखिए आपका निगेटिव वर्ड है। आपका क्या है, शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। ये बात आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तभी क्या होगा कि बाल केंद्रित कक्षा सृजन किया जा सकता है। ये आपका सेकंड लास्ट था गाइस। आपका ये लास्ट देख लेते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन। देखिए क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। विद्यालय की पाठ्यचर्या के विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना या रटंत अधिगम का महत्व। गाइस ये मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में कराया है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना गाइस, सीटेट में या फिर किसी भी मतलब ये आपका जो सीबीटी मोड वाले एग्जाम होते हैं, क्वेश्चन क्या करते हैं कि रिपीट भी करते हैं। जो भी आपका मतलब अलग अलग शिफ्ट में एक ही एग्जाम जैसे अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो ज़रूरी नहीं कि नया नया आपको दें, आपको रिपीट भी किया जाता है। तो ऐसे आप मतलब कि यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग करवाते हैं, आप जुड़े रहिएगा। जैसे ही शिफ्ट स्टार्ट होगा तो हर दिन का कुछ ना कुछ टॉपिक बच्चे जिस भी क्लास से जुड़े होते हैं तो बताते हैं, तो वो लोग फिर करवाते हैं। तो जो जो चैनल से आप जुड़े होंगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो उससे आप एक जगह नोट करते रहिएगा। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या प्रस्तावित करती है, विद्यालय की गाइस देखिए रटंत वाला जो ऑप्शन है ना, इसको हटा देना है। पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा चौथा देखिए किस में है, आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती। हाँ ये बात सही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोली थी कि जो ज़रूरत नहीं है उसे हटा देना है, उसमें कटौती करके मेन चीज़ों को पढ़ाना है। विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, ये बात सही है। उन्होंने मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि विद्यालय का जो पाठ्यचर्या होता है वो लचीलापन होना चाहिए, उसमें एकदम टाइम टेबल बेस्ड नहीं होना चाहिए। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देकर, ये भी बात सही है। आपका पहला दूसरा फोर्थ सही हो जाएगा गाइस। ये आपका ये वाला भी चैप्टर ख़त्म हो गया। चैप्टर मतलब कि ये वाला भी पेपर आपका ख़त्म हो गया। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी एक नया पेपर लेकर। तो गाइस क्या है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अगर आपको कोई भी मतलब जो भी मैं वीडियो डालूंगी तो इससे आपको नया वीडियो मिल सकेगा। ओके गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और जितना हो सकेगा मैं अभी ये आपका सीडीपी कंप्लीट कराने का कोशिश करूँगी। सीडीपी कंप्लीट होते मैं ईवीएस करा दूँगी। और हाँ, जैसे ही शिफ्ट के आपके कुछ भी स्टार्ट होते हैं तो जो भी मुझे क्वेश्चन मिलेंगे मैं वो आपको बता दूँगी, अगर मुझे भी किसी के थ्रू मिलते हैं तो। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही आज के लिए।
मतलब इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और तब तक के लिए